नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू त्रिनेत्र भारत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बर्फीले द्वीप की जो अब सिर्फ अपने ठंडे मौसम के लिए नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की गर्मी के लिए भी चर्चा में है। एक ऐसा द्वीप जो दुनिया के नक्शे पर तो दूर लगता है लेकिन आज ग्लोबल पॉलिटिक्स के बिल्कुल केंद्र में आ चुका है। ये द्वीप है ग्रीनलैंड। ये वीडियो ग्रीनलैंड इशू प्लेलिस्ट का हिस्सा है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की वार्निंग, ग्रीनलैंड की ऑफिशियल रिस्पॉन्स और ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इन 3 बातों पर फोकस करेंगे। अगले वीडियो में हम नेटो और यूरोप की भूमिका को विस्तार से समझेंगे, इसलिए दोनों वीडियो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है। ये अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। मैप पर ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन असल में ये एक मैप प्रोजेक्शन इल्यूजन है। अधिकतर वर्ल्ड मैप्स मर्केटर प्रोजेक्शन पर बने होते हैं। इस प्रोजेक्शन में पोल्स के पास मौजूद इलाके अपने असली आकार से कहीं ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अफ्रीका या इंडिया जितना बड़ा दिखाई देता है, जबकि हकीकत में इंडिया ग्रीनलैंड से कहीं बड़ा है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि इंडिया का क्षेत्रफल करीब 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। अब अगर आबादी की बात करें तो ग्रीनलैंड में सिर्फ 54 से 57 लाख लोग रहते हैं, जो इंडिया के किसी छोटे शहर से भी कम है। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा आइस शीट से ढका हुआ है। इसी कारण यहाँ फार्मिंग और हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग नामुमकिन है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड की इकोनॉमी मुख्य रूप से फिशिंग, हंटिंग, स्मॉल टूरिज्म और डेनमार्क गवर्नमेंट सपोर्ट पर निर्भर है। ग्रीनलैंड को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो अकेला नहीं है। भले ही ये दिखने में एक अलग द्वीप हो, लेकिन पॉलिटिकली इसका सीधा कनेक्शन डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन डेनमार्क का उस पर पूरा और सीधा नियंत्रण नहीं है। ये एक ऑटोनमस टेरिटरी है, यानी ग्रीनलैंड की अपनी लोकल गवर्नमेंट है और इंटरनल मैटर्स वे खुद संभालते हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और सिक्योरिटी जैसे बड़े फैसले अब भी डेनमार्क गवर्नमेंट के हाथ में हैं। ग्रीनलैंड के लोग डेनिश सिटीजन माने जाते हैं और डेनमार्क उनकी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है। इसलिए जब ग्रीनलैंड से जुड़ा कोई इंटरनेशनल इशू आता है तो उसमें डेनमार्क डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। और यही कारण है कि ट्रंप के ग्रीनलैंड स्टेटमेंट्स सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं बल्कि डेनमार्क और पूरे यूरोप के लिए भी कंसर्न बन जाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एग्जैक्टली क्या कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ये कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण चाहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर दबाव और बढ़ा दिया है। 3 जनवरी को यूएस स्पेशल फोर्सेस द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हिरासत में लेने की कार्रवाई के बाद ये साफ हो गया कि ट्रंप प्रशासन का अप्रोच पहले से कहीं ज्यादा सख्त और आक्रामक हो चुका है। ये दिखाता है कि ट्रंप प्रशासन दूसरे देशों के मामलों में डायरेक्ट इंटरवेंशन से पीछे नहीं हट रहा। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर से कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा, चाहे वहां की सरकार को ये पसंद हो या नहीं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं करता तो रूस या चीन वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस मुद्दे को सीधे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ग्रीनलैंड को किसी डील के जरिए हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो वो सख्त रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों में चिंता बढ़ गई। इसी बयानबाजी के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी कहा कि यूरोप को ट्रंप की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं अगले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रंप की वार्निंग के बाद ग्रीनलैंड का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नील्सन ने फेसबुक पर लिखा, अब और दबाव नहीं, अब बस करो। हम संवाद और चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सब सही प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। ग्रीनलैंड की संसद में मौजूद सभी 5 राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए ट्रंप की कब्जे वाली धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हम अमेरिकी नहीं होंगे, हम डेनिश नहीं होंगे, हम ग्रीनलैंडर हैं। इसी बीच एक और विवाद सामने आया।
यूएस द्वारा वेनेजुएला पर किए गए मिलिट्री ऑपरेशन के बाद व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड की तस्वीर को अमेरिकी झंडे के रंगों में ढका हुआ पोस्ट किया था और कैप्शन में सिर्फ सून लिखा था, जिससे सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा उठी थी और इसे ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर एक संकेत के रूप में देखा गया। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे असम्मानजनक बताया और साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और उसका भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होता। अब सबसे अहम सवाल, डोनाल्ड ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं? पहली वजह, ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी अहमियत बढ़ाती है। ग्रीनलैंड पहले डेनिश कॉलोनी थी और अब डेनमार्क का ऑटोनॉमस प्रोविंस है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच स्थित है और कनाडा के बैफिन बे के सामने है। कोल्ड वॉर के दौरान इसकी रणनीतिक महत्वता बढ़ गई थी। यहाँ अमेरिकी एयरबेस है जिसे अब पिटुफिक स्पेस बेस कहा जाता है। अमेरिका ग्रीनलैंड से किसी भी मिसाइल को मॉनिटर कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर एशिया या यूरोप की ओर भेज सकता है। दूसरी वजह, ग्रीनलैंड में मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स। ये द्वीप मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स का भंडार है। फिलहाल चाइना इन मिनरल्स का बड़ा सप्लायर है और अपनी ग्लोबल डोमिनेंस के लिए यूएस पर दबाव बनाने में इसका इस्तेमाल करता है। तीसरी वजह, आर्कटिक आइस का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इससे ग्रीनलैंड के पास नए सी रूट्स खुल रहे हैं और मिनरल्स तक पहुंचना आसान हो रहा है। आर्कटिक रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हर दिन बढ़ रही है। हालांकि ट्रंप बार बार कहते हैं कि उन्हें ग्रीनलैंड मिनरल्स के लिए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए, लेकिन उनके फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज ने जनवरी 2024 में साफ कहा था कि सरकार की असली रुचि क्रिटिकल मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज में है। ये था ग्रीनलैंड इशू प्लेलिस्ट का पहला हिस्सा, जिसमें हमने समझा ट्रंप की वार्निंग, ग्रीनलैंड का ऑफिशियल रिस्पॉन्स और ग्रीनलैंड की रणनीतिक महत्वता। लेकिन इस मुद्दे की असली कॉम्प्लेक्सिटी तब सामने आती है जब इसमें नेटो और यूरोपियन कंट्रीज की भूमिका जुड़ती है। अगले वीडियो में हम नेटो और यूरोपियन कंट्रीज की भूमिका को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये मामला पूरी दुनिया के लिए क्यों गंभीर है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का द्वीप नहीं बल्कि आने वाले समय की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बन चुका है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।